जय हिंद दोस्तों। हम लोग बिहार पीसीएस एग्ज़ाम को देखते हुए घटना चक्र पूर्वावलोकन 2024 को पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने कंप्लीट इतिहास को पढ़ लिया है। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि किस लिए किया गया था? क्योंकि इसमें कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसीलिए 26 जनवरी के दिन ही संविधान लागू करने का निर्णय लिया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर इसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, जो कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारतीय संविधान में सम्मिलित है। तो भारतीय संविधान में क्या सम्मिलित है? तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है। तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। इसके बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क ख ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। तो अगर पूछा जाए कि मूल संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, तो 395 में, और उसी 395 में क ख करके जोड़ा गया है, जो कि अब अनुच्छेदों की संख्या लगभग 450 प्लस है। संविधान के मूल पाठ में भाग 22 हैं, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। तो संविधान के मूल पाठ में अगर पूछा जाए कि कितने अनुसूची, कितने अनुच्छेद और कितने भाग थे, तो इसमें जो है भाग 22 था, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ हैं। फिर उसके बाद आता है, संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले गए, नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई। फिर उसके बाद आता है, भारतीय संविधान में है, तो भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं? तो भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल या अनुच्छेद हैं? तो लगभग 400 प्लस हैं। इसमें दिया है ऑप्शन नंबर सी, 400 से अधिक आर्टिकल या अनुच्छेद भारतीय संविधान में उपलब्ध हैं। फिर इसके बाद आता है मिलान कराने के लिए। मिलान में संघीय सूची में कितने प्रविष्टियाँ थी? तो संघीय सूची में 97 और राज्य सूची में जो है वे 66 थे और समवर्ती सूची में 47 था। तो इसमें जो है पहला और दूसरे का तीसरा और तीसरे का दूसरा, तो यानी इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, पहले का ए, दूसरे का सी और तीसरे का बी। फिर इसके बाद आता है, इसमें संघीय सूची 97 प्रविष्टियाँ थी, जो कि वर्तमान में गणना के अनुसार 98 हैं। फिर उसके बाद राज्य सूची में 66 प्रविष्टियाँ थी, जो कि वर्तमान में गणना के अनुसार 59 हैं, और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियाँ थी, जो कि वर्तमान में गणना के अनुसार 52 है। फिर उसके बाद आता है कि निम्न शब्दों पर विचार करें। तो इसमें कौन से शब्द दिए गए थे, जिसका सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले सार्वभौमिक आएगा, पहले स्थान पे ये रहेगा सार्वभौमिक। फिर उसके बाद समाजवादी दूसरे स्थान पे रहेगा, फिर धर्मनिरपेक्ष तीसरे स्थान पे रहेगा, फिर उसके बाद प्रजातांत्रिक चौथे स्थान पे रहेगा।
तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, CADB। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। तो उल्लेखनीय है कि संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष का। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो ये था 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए सही है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। फिर उसके बाद आता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए था। तो इसमें जो है नए राज्य बनाने के लिए साधारण बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है। फिर उसके बाद आता है कि नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया जो कि संविधान संशोधन द्वारा अपनाई नहीं जाती है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों के निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधित नहीं समझती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। इसमें भारतीय नागरिकों को क्या प्राप्त है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये जो कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कानून के समक्ष समता, ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त ये भी है, लेकिन गैर नागरिकों को ये प्राप्त नहीं है। अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये भी जो कि गैर नागरिकों को प्राप्त है, गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा ये सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। फिर उसके बाद आता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यह गैर विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये जो मौलिक अधिकार है संविधान का अनुच्छेद 19(a) के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। संविधान का अनुच्छेद 19 के तहत सभी को नागरिकों को मौलिक अधिकार है कि भारतीय झंडे को फहराना। फिर उसके बाद आता है इसमें जो है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(a) के तहत हर नागरिकों का मौलिक अधिकार है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था। तो ये 1 अप्रैल 2010 को, ऑप्शन नंबर ए सही इसमें 1 अप्रैल 2010 को भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। आता है फिर उसके बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21(a) जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था करेगा। इस कार्यक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सांसद द्वारा पारित किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौन सा एक मानव अधिकार संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी हैं। तो कौन सा है। इसमें जो है आयोग के द्वारा क्वेश्चन को सस्पेंस में रखा गया है। इसमें इसके एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(a) के अनुसार सभी नागरिकों को वाक के स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है, यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानवाधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार है। इस विकल्प में ए और सी दोनों सही है, इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा
सूचीबद्ध है। तो इसमें कौन से सूचीबद्ध हैं? तो इसमें जो है समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, जो कि ये सूचीबद्ध है पहला और दूसरा। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पहला और दूसरा। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है एक्सप्लेनेशन को देखते हैं इसके। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 घ में समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि यह भाग 4 में उल्लेखित नहीं है, इसका प्रभाव भी नीति निर्देशक तत्व जैसे ही है, परंतु यह राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। फिर उसके बाद आता है इसमें कि भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 क के तहत दिया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, ये करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है। तो भारत के राष्ट्रपति जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा प्रयोग करते हैं। फिर इसमें आता है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा प्रयोग करेगा, जो कि ये अनुच्छेद 53(1) में कहा गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो ये भारत का मुख्य न्यायाधीश होंगे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो उस पर जो है राष्ट्रपति पद पे भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश भी ना हो उस समय तो उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वे भारत के राष्ट्रपति पद के लिए दावेदार होते हैं। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि इन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध न हो तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो कि उस समय उपलब्ध हैं राष्ट्रपति कृत्यों को संपादित करेगा। ये जो कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दे या उसे हटा दिया जाए तो राष्ट्रपति पद का दावेदार उपराष्ट्रपति होता है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ना हो तो राष्ट्रपति बनने के लिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अगर तीनों ना हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश, अगर ये तीनों ना हो तो जो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वे राष्ट्रपति बनने के लिए दावेदार होते हैं। वरिष्ठतम न्यायाधीश क्योंकि उच्च न्यायालय में बहुत लोग होते हैं इसीलिए ये पद खाली नहीं जाएगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो ये 12वें क्रम की थी। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, 12वें क्रम की, जो कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई थी। फिर उसके बाद आता है कि 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए थे। 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। तथापि कार्यकाल के अनुसार उनका क्रम 14वां था। 25 जुलाई 2017 से देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, यानी कि राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देता है तो वह अधिनियम बन जाता है विधेयक से। ऑप्शन नंबर इसमें भी सही होगा।
इसमें दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। तो एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करके अपनी सहमति दे देता है, तब वह क्या बन जाता है, तो वह अधिनियम बन जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन से क्रम के थे, तो ये 12वें क्रम के थे। ऑप्शन नंबर सी सही, इसमें 12वें क्रम के थे। ये जो कि श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के अनुसार 12वें हैं, जबकि वे राष्ट्रपति के रूप में क्रम के अनुसार 13वें हैं। 11 अगस्त 2017 से एम वेंकैया नायडू जो कि देश के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। अब वर्तमान में जो कि 14वें राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर बी से ये प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद में कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, तो अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन नंबर 20 में सही है, अटॉर्नी जनरल। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान न्यायवादी में वही योग्य होनी चाहिए जो सर्वोच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान न्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदन में भाग ले सकता है या संयुक्त बैठक में बैठ सकता है, सांसद की सहमति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। ये अनुच्छेद 88 में महान न्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, अतः राष्ट्रपति से उसे पदच्युत करने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति उसको ही पद धारण भी करवाता है और उसे हटा भी सकता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, एक गैर सदस्य के रूप में सांसद के किसी एक सांसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो ये महान न्यायवादी, ऑप्शन नंबर सी सही है, महान न्यायवादी ले सकता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार की अवधि के लिए अनुपस्थिति रहता है। तो कितने, 2 माह तक, लगातार अगर 2 माह तक वह अनुपस्थित रहेगा तो उसके जो है एमपी सीट के लिए अनुपस्थिति कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी सही है। फिर उसके बाद आता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के तहत सांसद तथा अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य का सदस्यता समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदस्य में अनुज्ञा के बिना उसके अधिवेशन में अनुपस्थिति रहता है, परंतु इस अधिवेशन में सांसद के सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में क्या होते हैं, तो इसमें जो है 250 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, 250 सदस्य होते हैं जिसमें इसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। फिर इसके बाद आता है संविधान के अनुच्छेद 80(1) क ख में कहा गया है कि राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 अनधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा नामित निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो समाप्त होने का विषय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं है। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं और इसी प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए तो 6 वर्ष होता है और राज्यसभा का कार्यकाल तो ये कभी भी विघटित नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो ये जो है राज्यसभा के अध्यक्ष उसके सदस्य नहीं होते हैं, जो कि ये उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन सांसद के
दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89A के एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 में सही है, उपराष्ट्रपति होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें जो है धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये जो कि गलत है। धन विधेयक की शुरुआत जो है वह राज्यसभा में नहीं लोकसभा में शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। फिर उसके बाद आता है इसमें दिया गया है कि अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109(2) में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि पारित करना होगा। साथ ही राज्यसभा सिफारिशों सहमति सहित विधेयक को लोकसभा के 14 दिनों तक में वापसी करनी होगी। इसके ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन संबंधित मामलों में शक्तिहीन है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि धन विधेयक पेश किया जाता है तो ये केवल जो धन विधेयक है वह पेश किया जाता है तो केवल जो है लोकसभा में। ऑप्शन नंबर ए सही, इसमें लोकसभा में केवल पेश किया जाता है। धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि लेखानुदान बना है। तो लेखानुदान बना है जो कि बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, इसीलिए लेखानुदान बनाया गया है। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। इसमें दिया गया है कि विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ही समेकित कोष से कोई रकम निकाली जा सकती है, परंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के बाद अंत के बदलाव आए और नई सरकारी विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाया, किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक के पारित होने के पहले ही रुपये की आवश्यकता हो, तो अनुच्छेद 116 के तहत लोकसभा लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूरी कर सकती है। अनुच्छेद 116 में यह व्यवस्था है कि यदि आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार को बहुमत अधिक धन की आवश्यकता हो, तो जैसे युद्ध के समय सांसद सकल राशि की स्वीकृति देती है, इसे अनुदान यानी कि वोट फॉर क्रेडिट कहते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो ये लोकसभा के स्पीकर को, ऑप्शन नंबर इसमें भी सही है, लोकसभा स्पीकर को लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक सांसदीय समिति है। इनमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 जो है लोकसभा से होते हैं और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। इसका उद्देश्य है कि लोक व्यय के दुरुपयोग को, अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। समिति नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का प्रति परीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा है, जो कि ये 1967 से 68 है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा एक सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, जो कि ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम न्यायालय है जिसमें अपील की जाती है, तो ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो ये गलत है, जबकि कोर्ट मार्शल का भी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है। दिया है इसमें कि सर्वोच्च न्यायालय
सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये राज्यपाल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी होता है राज्यपाल। फिर इसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए सही है, राष्ट्रपति को संबोधित करता है, राष्ट्रपति को देता है अपना त्यागपत्र। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। 217(1) के साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर सांसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा उसे पदच्युत किया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इसका मानसपुत्र है तो क्या है? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 4 अगस्त 2017 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुनहा में देश के पहली मोबाइल संघ अदालत का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने किया। इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो यह अनुच्छेद 352 के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, अनुच्छेद 352 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 352, यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने की निकट है, जिससे युद्ध एवं बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकता है। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन 1978 में सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया है। अनुच्छेद 355 संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य को रक्षा करे। फिर अनुच्छेद 356, यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। फिर अनुच्छेद 360 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भी भाग का वित्तीय अस्थायित्व संकट में है, तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। लेकिन अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा की नहीं गई है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। तो ये जो किया गया है तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में किया गया था। 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो मतदान की उम्र थी 21 वर्ष, उसको घटा करके 18 वर्ष किया गया था। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावित हुआ। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो ये 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, 61वां संविधान संशोधन। फिर इसके बाद आता है
क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है। तो इसमें जो है 22 भाषाएं थी। सॉरी, इसमें मान्य भाषाओं की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। 92वें संविधान संशोधन 2003 से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या 18 थी, जो इस संविधान संशोधन के बाद 22 हो गई है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है, सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो ये बलवंत राय मेहता समिति थी। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, बलवंत राय मेहता समिति। इसमें दिया गया है कि वर्ष 1952 में प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी और वर्ष 1953 में प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार योजना एनईएस के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष 1957 में किया गया था। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन से सही नहीं है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, तो बड़े देशों के लिए आदर्श। ऑप्शन नंबर सी सही है, बड़े देशों के लिए आदर्श, ये जो कि सही नहीं है। केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और उसकी विभिन्न अनुषांगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं, एक केंद्र सरकार एवं दूसरी राज्य सरकार। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। फिर उसके बाद पर कानून का बनाने, कर वसूलने और प्रशासन में उसका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अतः केंद्र शासन व्यवस्था में त्वरित निर्णय, लचीलापन एवं कानून की एकरूपता का परिचायक है, परंतु यह छोटे देशों के लिए आदर्श व्यवस्था होती है, न कि बड़े देशों के लिए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश जो है यह बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, बलवंत राय मेहता समिति। फिर उसके बाद दिया गया है इसमें सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। इनके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर। 3 स्तरों पर इन्होंने बताया था पंचायती राज व्यवस्था को। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की थी। तो ये पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकारें। तो बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय सरकार और अशोक मेहता ये द्विस्तरीय सरकारों पर सिफारिश किया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी सही है। वर्ष 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विसदनीय प्रतिमान की संस्तुति की गई थी। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से 20,000 जनसंख्या पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है यह प्रशासनिक प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर 20 में सही है, प्रशासनिक प्राधिकरण, जो कि ये ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। फिर इसके बाद आता है कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का एक प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकारी है, जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय एवं पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है। यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है। क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप प्रमुख तथा एक कनिष्ठ उप प्रमुख चुने जाते हैं। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि क्षेत्रों पंचायतों को सौंपे गए कार्य समितियों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे तथा इसके लिए निम्न समितियां गठित की जाएगी: शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, नियोजन एवं विकास समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति व प्रशासनिक समिति। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल होती है। तो इसमें क्या होता है, प्रशासनिक प्राधिकारी। ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रशासनिक प्राधिकारी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित
जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो ये 1206 है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1206 है जातियों की संख्या की सूची। फिर उसके बाद 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अब अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जातियों की संख्या 1206 हो गई है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो ये जर्मनी है। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, जर्मनी, जो कि ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। जबकि ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, अमेरिका और रूस, ये 5 जो है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। इसमें दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है, फ्रांस है, चीन है। शेष 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में चुने जाते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। तो किससे जुड़ा हुआ है? तो ये मानव अधिकारों के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर बी सही है, मानव अधिकारों के संरक्षण से ये जुड़ा हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में लंदन के एक बैरिस्टर पीटर बेनेंसन ने की थी। वर्ष 1961 में पीटर बेनेंसन ने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारियों के विरोध में द फॉरगॉटेन प्रिजनर्स नामक एक लेख लिखा। एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं के विचारों का एक मूर्ति रूप है। इसका मुख्यालय लंदन में है। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है कि चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो चीन की समाचार एजेंसी का नाम न्यू चाइना न्यू एजेंसी है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, न्यू चाइना न्यू एजेंसी है। दिया गया है कि न्यू चाइना न्यू एजेंसी, जिससे सिहुआ न्यूज एजेंसी भी कहा जाता है, ये चीन की समाचार एजेंसी है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है, किस देश की सरकार रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो येलो बुक किसे कहा जाता है? तो येलो बुक जो कहा जाता है, ये जो है फ्रांस की सरकार को कहा जाता है येलो बुक। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही था, फ्रांस की सरकार, येलो बुक जो कि फ्रांस की सरकार की रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुआ था? तो ये बेंगलुरु में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है, बेंगलुरु में किया गया था। फिर उसके बाद आता है कि भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना अगस्त 1987 में बेंगलुरु में किया गया था। तो आज हम लोग केवल 50 ही क्वेश्चन तक देखेंगे, इसके आगे नेक्स्ट देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।